हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल डी स्टूडेंट्स। जेडब्ल्यू और नीट का फाउंडेशन चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर क्लास 10th के अंदर, और इस चैप्टर के अंदर हमने चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर लिया है। एक सिर्फ एनर्जी वाला टॉपिक बाकी है कि आपको एनर्जी बिल कैलकुलेशन जो करनी होती है, जो हमारे घर के अंदर जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो टॉपिक थोड़ा रह गया है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको हीट का जो फॉर्मूला करवाया है एनर्जी का, वहीं से वो निकलता है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट उसमें नहीं है। उसका अलग से न्यूमेरिकल भी लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है ना। सो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे और उस क्वेश्चंस के अंदर 10-12 कुछ क्वेश्चन दिए हैं, बस वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। काफी बच्चों ने, मैं उम्मीद करता हूँ, कर लिए होंगे, और अगर आप इस तरह से नहीं कर रहे क्वेश्चंस तो बहुत गलत बात है बेटा। इस तरह से मैं आपको क्वेश्चंस देता रहूंगा, हमारा टॉपिक हो उसके बाद क्वेश्चन करें, जितने ज्यादा हो सके आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको दिन के अंदर जिस तरह से आप खाना खाते हैं वैसे ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करें, सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं, एटलीस्ट मैथ्स और फिजिक्स के लिए तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है। क्योंकि एनटीएससी, ओलंपियाड वगैरह कोई भी एग्जाम छोटे मोटे क्वेश्चन पूछता नहीं है, पहली बात। और अगर आप बेसिक क्वेश्चन पे इस तरह से लटक जाएंगे तो फिर आगे क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने जो क्वेश्चंस आपको पूछे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, वो बिल्कुल ही बोर्ड के लेवल के पूछे हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा है। अभी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा वो मैं डिस्कस करूंगा बाद में, मैं आपको जब दूंगा वो क्वेश्चंस। अभी जो नॉर्मल क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, बिल्कुल आप मानिए कि 4th क्लास का बच्चा कर लेता है, वैसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो जो क्वेश्चन हमने पिछली बार दिए थे मैं उसी की बात करता हूं। पहला क्वेश्चन मैंने दिया था, एन इलेक्ट्रिक केटल is rated 500 watt 220 voltage. It is used to heat water for 30 सेकंड के लिए हमको बोला हीट करने के लिए। तो पहले आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है, आपको पहले बोर्ड का पैटर्न सिखाता हूं कि बोर्ड में कैसे करते हैं। बोर्ड के अंदर कैसे करते हैं, देखिए, हम तो कंपटीशन की बात भी करेंगे, बोर्ड की बात भी करेंगे, ठीक है ना। पहले बात करते हैं बोर्ड की। तो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन कैसे करते हैं, बोर्ड के अंदर पहली बात तो क्वेश्चन के अंदर अगर डायग्राम रिक्वायर्ड है, अब इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक केटल बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ बच्चे तो इतने मतलब इस तरह से कलाकार होते हैं ना कि वो बैठ के बनाते हैं, पहले इलेक्ट्रिक केटल का डायग्राम बनाएंगे 20 मिनट तक बैठ के, फिर उस केटल के अंदर से वो स्टीम निकलती वो बनाएंगे। नहीं करना बेटा, ठीक है। मेहरबानी करें आप क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन की कलाकारी नहीं करें। तो क्या क्या गिवन है आपको, पहला गिवन है 500 वॉट बोला है, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉट है तो वो वॉट क्या चीज है, पी आउट ऑफ दे रखा। पावर जो आपको दे रखी है ना, वो दे रखी है 500 वॉट। W जो होती है, वॉट जो होती है, वो किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्या दे रखा है, वोल्टेज, पावर दे रखा है। उसके बाद वोल्टेज दे रखा है आपको 220 वोल्ट, सही दे रखा है, 220 है, हाँ 220 वोल्टेज, जो कि हमारे घर के अंदर स्टैंडर्ड आ रहा है वोल्टेज वही देगा हमेशा, ठीक है ना। उसके बाद दे रखा है T दे रखा है, कितने सेकंड के लिए चला है, 30 सेकंड के लिए। आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा है। हमको दे रखा है वोल्टेज, पावर और टाइम दे रखा है, हमको बोला गया हीट कैलकुलेट करो, और हमको फाइंड क्या करना है, हीट एनर्जी, मतलब हीट का मतलब हीट एनर्जी हमको फाइंड करें, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपको सबसे पहले तो हीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर इंटू टाइम। मैं तो भाई ऐसे याद रखता हूं, पावर इंटू टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की जितनी रेटिंग है, पावर रेटिंग, उसको आप T से मल्टीप्लाई कर दोगे। सपोज एक बल्ब है, आप मानिए कि कोई CFL जैसे कोई भी बल्ब है, ठीक है ना, उसकी रेटिंग है 100 वॉट। पहले वाले जो एलोजन बल्ब आते थे ना, येलो वाले, उसकी रेटिंग 100 वॉट की, वो 1 घंटे के लिए चलता है। तो 100 वॉट इंटू 1 आवर मतलब 3600 आप करेंगे तो आपको उसकी वो कितनी एनर्जी दे रहा है ना, वो कितनी हीट दे रहा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, और ये हीट जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है। तो हम लिखेंगे हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अच्छा, अब ये P का फॉर्मूला क्या क्या होता है, VIT, 3 फॉर्मूले इसके, VI, V²/R और I²R। हमको कौन सा काम में लेना है, तो मैंने आपको बोला था आप 3 फॉर्मूले आप याद कीजिए। हमको यहाँ पे कौन सी चीज नहीं गिवन है, रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, R की कोई बात नहीं की, तो आप कोई भी एक फॉर्मूला काम में ले रहे हैं। अच्छा, हमको I भी नहीं गिवन है, तो हमारे पास में P का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इंटू I, V²/R इंटू T। यहां से भी अगर हम निकाले तो पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला जो आपके पास में होता है वो H का होता है, मैं तीनों लिख लेता हूं, वो होता है VIT, ठीक है ना। तीसरा फॉर्मूला जो आपके पास में हीट का होता है वो होता है I²RT। क्लियर। अब आप देखिए, आपको पास में 3 फॉर्मूले हैं, हमको हीट एनर्जी निकालनी है। आपको इन 3 फॉर्मूलों को यूज करके आप हीट निकाल सकते हैं। किस केस के अंदर, जब हमको R या गिवन हो, I गिवन हो, या VI गिवन हो, या R और V गिवन हो, इस तरह से गिवन हो, ठीक है ना। लेकिन हमारे लिए अभी तो ये फॉर्मूला बेस्ट है, क्यों, क्योंकि हमको पावर सीधा दे रखा है।
अगर आपको पावर सीधा ना दे रखा होता, पावर की जगह अगर आपको आई दे रखा होता है, आर दे रखा होता, तो इनमें से कोई फॉर्मूला लगता। अभी हमको इन फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो 3 रूप आप याद रखें। आपको हमेशा यही फॉर्मूला याद रखना है। आपको तो ये क्वेश्चन तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन बच्चा क्या बनाएगा एग्जाम वाला कि भाई H इज इक्वल टू पावर 500 वोल्ट, टी आपको दे रखा है 30 सेकंड के लिए चल रहा है भाई, H कितना आ जाएगा 1500। अब 1500 क्या H है, तो H क्या चीज है, H भाई क्या चीज है, एनर्जी। एनर्जी किसमें होती है, जूल के अंदर। तो 15,000 जूल आपकी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। समझ रहे बात भाई, 30 सेकंड के लिए 500 वोल्ट का चल रहा है, तो 15,000 जूल आपकी एनर्जी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए कर लिया नोट, बस ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और ये बोर्ड का पैटर्न रहता है। अच्छा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम के अंदर तो सीधा यही कर लेना, P into T आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, पहले उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा है द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला आप एक मिनट के लिए छोड़ दे वाली, बिल कैलकुलेशन के बाद करवाऊंगा उसको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है बिल की कैलकुलेशन। अब बच्चों मैंने बोला छोड़ दिया, मतलब बच्चे फिर उसको देखते ही नहीं। आपको ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, आप उसको करने का तरीका क्या है वो टॉपिक उठाऊंगा जब बताऊंगा। आप देखो, हाउ मच वर्क विल बी, तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया था, हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 0.5 मिली कूलम लिखा है, ठीक है ना। तो आपको चार्ज हमेशा गिवन होगा, वो मिली कूलम के अंदर या माइक्रो कूलम के अंदर गिवन होता है, क्योंकि एक कूलम का चार्ज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपको 5 मिली कूलम दे रखा है। अब कुछ बच्चों को मिली कूलम लिखना नहीं आया तो उसको इस तरह से लिखते हैं, स्मॉल सी स्मॉल एल स्मॉल सी, ठीक है ना। ये आपको क्यू दे रखा है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट पी एट विच द पोटेंशियल इज 12 वोल्ट। वी आपको दे रखा है 12 वोल्ट। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन के अंदर, डायग्राम यहाँ पे थोड़ा सा रिक्वायर्ड है, तो हम मानते हैं कि भाई यहाँ पे तो एक चार्ज है, उसको यहां से लेकर एक पॉइंट पी तक लाया गया। ये चार्ज पार्टिकल कितना है, 5 माइक्रो कूलम का है। अब एक चार्ज पार्टिकल को आप मान लीजिए इन्फिनिटी से, यहां पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से एक चार्ज पार्टिकल को पी पॉइंट पर लाया गया। उस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रो या मिली कूलम, सॉरी माइक्रो नहीं मिली कूलम आपको दे रखा है। अब यहां से यहां लाने में जो वोल्टेज आपको लगा, वो कितना लग रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना इन दोनों के बीच का, 12 वोल्ट है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है वर्क डन। क्या पूछा गया, W। तो हम जानते हैं कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी डेफिनेशन ये होती है, एक चार्ज पार्टिकल को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम लेके जाए तो जितना वर्क हमको करना पड़ता है पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट क्यू, उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको बोलते हैं। अच्छा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमको क्या निकालना है, वर्क निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V × Q। सीधा क्वेश्चन में आपको V भी दे रखा है, Q भी दे रखा है, सीधा मल्टीप्लाई करना था 12 × 5। इतना ध्यान रखें, ये माइक्रो कूलम है, मिली कूलम है, ठीक है ना। अब मिली कूलम जो होता है उसको कन्वर्ट कैसे करें कूलम के अंदर, तो हमने मिली वाली बात हमने पहले कर रखी। मिली का मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, तो ये कितना होगा 5 × 10⁻³ कूलम, सही। तो W हमारे पास से वर्क डन कितना आ जाएगा, 12 × 5 × 10⁻³ वर्क है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो ये कितना हो जाएगा 60 × 10⁻³ और W, अभी 60 अगर आपने 10⁻³ में लेना शुरू कर दिया है तो मैंने आपको समझाया था कि आप 60 को 60 × 10 × -3 लिखो, चलेगा। तो मैं इस तरह से लिखता हूँ 60 × 10 × 10⁻⁻3। 60 को मैंने 6 × 10 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 10 की पावर +1 है, ये 10 की पावर -3 है। पावर जब बेस से मतलब ऐड होती है तो +1 -3 ऐड होगा तो क्या मिलेगा, -2। तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपके पास में, 6 × 10⁻⁻² जूल। बोलो, इससे आसान क्वेश्चन बन सकता है। ये बोर्ड का पैटर्न है बेटा, ये बोर्ड के, आप और भी अपनी लैंग्वेज लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन मिनिमम से मिनिमम बोर्ड का पैटर्न क्या होता है, ये होता है। सिर्फ मैं थ्योरी पार्ट अगर आप 1-2 लाइन लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है। जितना बोर्ड में आप अच्छा लिख सकते हो उतना अच्छा लिखिए, ठीक है। और कंपटीशन के लिए करना है तो सीधी बात है, इतना हमको पता है, 2 वैल्यू दे रखी है, सीधा मल्टीप्लाई करना होता है, समझदार बच्चा कर लेता है। चलो बेटा इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन,
आई होप कि मैक्सिमम लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन सभी के पास में है, मैं सीधा लिखता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है पार्टिकल पे चार्ज दे रखा है 1.5 कूलम, 1.5 कूलम से, ठीक है ना। is taken from a point A to a potential of 50 volt to another point B at a potential of 12 volt calculated by Coulomb। सेम क्वेश्चन अगेन, इस बार आपको इन्फिनिटी से नहीं और किसी और पॉइंट पे दे रखा है। तो वोल्टेज दे रखा है 50 वोल्ट, आपको अगेन पूछा गया है वर्क डन। दो पॉइंट है ए बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर हमने एक चार्ज जिसकी वैल्यू Q इज इक्वल टू है 1.5 कूलम, इसको हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करवाया तो एक वर्क डन लगा, और वर्क डन लगने के बाद जो इसका पोटेंशियल आया वो आ रहा है 50 वोल्ट सॉरी, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि आप वर्क डन निकालिए। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया वो एज इट इज वही सेम है। V जो होता है वो होता है W/Q। तो हमारे पास में W क्या आ जाएगा, V इंटू Q, सही। इस बार मिली वगैरह का कोई चक्कर नहीं। तो देखो वोल्टेज दे रखा है 50 वोल्ट और Q हमारे पास कितना है 1.5 वोल्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा आपका 7.75, ठीक है, 75 जूल। देख लेना एक बार, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। आपको पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज आपको कितना दे रखा है -1 कूलम, मतलब चार्ज 1 कूलम बोला है ना, रिक्वायर्ड 1 कूलम चार्ज, ठीक है ना। आपको बोला गया है कि भाई 1 कूलम जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, अगर किसी बॉडी के ऊपर आपको 1 कूलम नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना है, क्रिएट करने का मतलब भाई, क्रिएट करने का मतलब ये कि आप भाई एक बॉडी जो होती है जैसे कोई भी ये डस्टर है, ठीक है ना। अब इस एक आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि इसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया उस केस के अंदर। ये वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप जब 12th के अंदर जाके इसको पढ़ेंगे ना, वहां आपको ये बहुत तकलीफ देगा। आप जब आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि आइसोलेटेड पढ़ रहे हो या फिर कनेक्टेड कंडक्टर पढ़ रहे हो। ये कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर मतलब ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, मतलब एक वायर है जो कि आइसोलेटेड का मतलब इसको किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट नहीं किया। ये भी मेरा हाथ में इससे पड़ा ऐसे ही है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है, Q 0 होता है। किसी भी पार्टिकल के ऊपर Q टोटल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अब Q टोटल 0 होने का मतलब इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह नहीं, ऐसा नहीं। इसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, समझे कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो इन पे मिनिमम चार्ज होता है वो इक्वल होता है 1.6 × -9 कूलम। तो दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्ज है, प्लस और माइनस। तो दोनों मिलके क्या बना देते हैं, पूरी बॉडी को न्यूट्रल बना देते हैं, समझे कि नहीं। लेकिन ऐसा इसका मतलब तो नहीं है ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं है, बात समझ में आ रही, ठीक है ना। अब आपको अगर नेगेटिव 1 कूलम का चार्ज जनरेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी से आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना पड़ेगा या वापस इसको इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे उसी जगह पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा ना भाई, समझे कि नहीं। सो हमको 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज हमको किस जगह पे इसी बॉडी पे देना है, तो उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लगेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो हमको सबसे पहली बात तो E जो होता है E, अब E- क्यों लिखा, इलेक्ट्रॉन की बात की इसलिए। E- मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम चार्ज कितना होता है, -1.6 × -19 कूलम। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो माइनस नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि चार्ज जो होता है वो इस तरफ चलता है। तो हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, हम सॉल्यूशन में करेंगे भाई, बच्चे को पहले पता होना चाहिए कि Q टोटल किसी एक बॉडी के ऊपर चार्ज टोटल कितना हो सकता है। एक चार्ज का वैल्यू इनटू में नंबर ऑफ चार्जेस, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ही होते हैं भाई मूव करने के लिए। तो आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन n टोटल नंबर ऑफ चार्ज इनटू में एक चार्ज का वैल्यू। तो Q जो होता है, अब Q हमको दे रखा है, हमको क्या निकालना n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/E। n की बात करें, कूलम चार्ज कितना दे रखा है, 1 कूलम। 1 कूलम का काफी चार्ज होता है। तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बात करें अपॉन में 1.6 × -19। तो n कितना आ जाएगा, अब देखिए -19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर।
तो ये 1/1.6 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा 90। ठीक है, और भी सॉल्व कर लेते हैं इसको अगर। सो यहां तक भी आप रहने की कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे यहां से करता हूं, यहां से अगर आप और भी करके करें तो 20 1/16 मतलब 100 ले लें आप। 100/16 इंटू में 10⁻18 एन की बात करें सो 425 और ये आपका हो जाएगा 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस बॉडी के ऊपर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.2 मतलब कि भाई इलेक्ट्रॉन की फ्रैक्शन के अंदर नहीं है, ये जब 10⁻18 मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको वापस इलेक्ट्रॉन का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान। अब देखिए आप, एक कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी पे है तो उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप गिनती कीजिए कि 6.2 इंटू 10⁻18 भाई एक 10 इसको दो ना तो 62 इंटू 10⁻17 मतलब 62 के पीछे 17 जीरो लगे। गिनती आती तो आप कर लेना, उस जीरो को काउंट करके देखना उतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम के चार्ज के अंदर होते हैं। मतलब किसी बॉडी पे अगर एक कूलम का चार्ज है ना तो वो इतने इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट करना है इन अ वायर ऑफ 900 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इट इन 300 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट आई क्या होता है, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपको पूछा गया है और बोल रहा है कूलम, उस पर चार्ज दे रखा है 900 कूलम। भाई साहब बहुत ज्यादा चार्ज दे दिया। 900 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इंटू टी आपको दे रखा है 300 सेकेंड। 300 सेकेंड के अंदर किसी बॉडी से 900 कूलम का चार्ज पास हो रहा है। ठीक है ना, तो आपको पूछा गया है कि उसमें करंट कितनी है। एक वायर है, इसके अंदर 300 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 900 कूलम। तो आपको पूछा गया है कि इसके अंदर चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। इससे आसान क्वेश्चन तो बेटा फिर पूछने वाले क्वेश्चन आ जाएगी। आई इज इक्वल टू क्या होता है Q/T। बिल्कुल नहीं घबराए आप, ऐसे शर्म बिल्कुल नहीं करें कि सर हमको ये नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं। मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप समझे कि हम कितने बेसिक लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं आपको कि मेजोरिटी ऑफ बच्चों को अभी तक ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आते। मेरा काफी सालों का एक्सपीरियंस है कि आपको बच्चे को चैप्टर खत्म होने के बाद बताने की भाई सर आई क्या होता है, तो आप उतनी गलती नहीं करें मेहरबानी करके, क्योंकि जब हमने ऊपर नाम लिखा है ना बेटा तो इस नाम की थोड़ी इज्जत रखें। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या है Q/T। Q हमको सीधा दे रखा है 900 कूलम। इससे अच्छा क्वेश्चन तो मैं क्या दूं बेटा, तो आई आपके पास में कितना आ जाएगा 3 एम। क्लियर, करंट कितनी आ गई 3 एम। देखिए बोलो कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। चलिए मिटा देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच, अब इसमें भी आई पूछा गया है, विल फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस 12 ओम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछा था मैंने कि हाउ मच करंट इन फ्लो। आई हमको पूछा गया है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 12 ओम। ठीक है ना, 12 ओम का रेजिस्टेंस है और बैटरी जो लगी है वो लगी है 18 वोल्ट की, इज कनेक्टेड अक्रॉस 8। बोलो बेटा, इससे भी आसान क्वेश्चन कुछ बनाए। भाई हमको करंट पूछा गया, रेजिस्टेंस और वोल्टेज दे रखा है, तो भाई ओम बाबा का लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू I इंटू आर। हमको निकालना है I निकालेंगे तो R को इधर ट्रांसफर करेंगे, V/R हो जाएगा। ठीक है, V/R करेंगे तो I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू कितना 18 डिवाइड बाई 12। तो आपके पास में I कितना आ जाएगा 1.5 एम। यार बोलो सही है, नोट कर लीजिए। भले ही आपको ये क्वेश्चन कितने भी आसान लगे, लेकिन काफी बच्चों को जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे उनके लिए बहुत बेटर है कि उनको समझ में आ रहा है कि भाई किस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, बड़े क्वेश्चन पे आएंगे, अभी हम बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। एनटीएससी के ऐसे क्वेश्चन जो फिर बच्चा देख के सो जाएगा, वैसे क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है ना,
तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, नोट करें इसको। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 into 2 mm स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपको कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना रेजिस्टेंस वाले, जब आपको कॉपर वायर की लेंथ दे रखा है और एरिया वगैरह, तो आप डायग्राम 101% ड्रॉ करें, ठीक है ना। इसके बिना क्वेश्चन नोट नहीं करें। और डायग्राम कैसा होता है सर? ऐसा होता है बेटा, एक से कंडक्टर मतलब ये सिलेंडर आपको बना देना, हमेशा ये डायग्राम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इस ये कंडक्टर की आपको लेंथ कितनी दे रखी है? 1 मीटर, ठीक है। इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया, कॉपर के क्रॉस सेक्शन का एरिया मतलब होता है ये वाला पार्ट भाई, जो ये इसका सॉरी सर्कल का पार्ट दे रखा है ना, इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया आपको जो दे रखा है ए, वो दे रखा है 2 mm स्क्वायर, मतलब मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना, mm का स्क्वायर दे रखा है। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इज, और रेजिस्टिविटी जो दे रखी है तो मैंने लिखा हूं क्या गिवन है, लेंथ दे रखा है 1 मीटर, एरिया दे रखा है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले, चलो 2 इंटू 1 मिलीमीटर के अंदर मीटर कितने होते हैं? 1/100, तो 1/100 का स्क्वायर मीटर, ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। नहीं सुनना है कुछ भाई? 1 मिलीमीटर के अंदर मीटर कितना होता है? 1/100, तो मिलीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 1/100 का स्क्वायर कर लेंगे। अब 1/100 का स्क्वायर करोगे तो 1/100 into 100 आएगा, मतलब 10⁻⁴ आएगा नीचे, और 10⁻⁴ नीचे आएगा, ऊपर जाएगा 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। चलिए एरिया ये आ गया, और आपको दे रखा है रेजिस्टिविटी रो, रो कितना दे रखा है? 1.7 into 10⁻⁻⁴ ओम इंटू मीटर, यूनिट तो याद रखें। चलिए हमको निकालना रेजिस्टेंस, नोट कर लीजिए पहले इसको, इतना पार्ट नोट कर, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। अब देखिए आपको पूछा गया आर, बहुत ही आसान क्वेश्चन, अभी कंपैरिजन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, लेंथ को कोई रिड्यूस नहीं किया है, कोई आपको एरिया को आपने वाइड नहीं किया है, नैरो नहीं किया है, ऐसे क्वेश्चन अभी लेंगे आगे, लेकिन अभी बेसिक करते पहले। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला को बच्चा बता दे, मुझे खुशी होगी। आर का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए। रो जो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एल जो होता है वो लेंथ होता है, ए होता है क्रॉस सेक्शन का एरिया। अब आई एल जो है ना वो लेंथ अलोंग द करंट, भाई करंट मैं मानता हूं ऐसे जा रही है, ठीक है ना, ये बात अभी आप जरूर लिख लें, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये आपको 12th में जाके मैं कह रहा हूँ बच्चे की जान ले लेता है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आपको पूछेगा रेजिस्टेंस, बच्चा खुश होता है 1 मीटर, ये का ये फॉर्मूला लगाता है, यहाँ एल लगता है 1 मीटर 1.7 जो भी आपको दे रखा है रेजिस्टिविटी, कैलकुलेट करके आंसर, और ऑप्शन में आपको मिलता ही। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है ना, लेंथ उसके अलोंग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी करंट में कह रहा हूं ऐसे जा रही है, तो इसके अलोंग लेंथ क्या है? 1 मीटर की है, और इसके जो एरिया 90 डिग्री पे आ रहा है परपेंडिकुलर एरिया, वो एरिया इसका एरिया होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था इस तरह का क्वेश्चन की करंट जो होती है वो जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है ना, उसकी वही लेंथ हम लेते हैं, और बाकी जो उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला होता है, ठीक है। तो यहां तो कुछ ज्यादा है नहीं, आपको रो दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, एल आपको दे रखा है 1 मीटर, अपॉन में मिलीमीटर से हमने कन्वर्ट कर लिया था, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। -4 तो चला गया, तो आर की वैल्यू की बात करें 17/20, तो ये आपको हो जाएगा, आप नियरली हम मान लेते हैं 9, नियर बाय 0.9 ओम, ठीक है ना, नियर बाय 0.9 ओम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकली भी हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं अभी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहा है कि अ कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.6 ओम, रेजिस्टेंस आपको गिवन है 0.6 ओम। Another copper wire of same mass has the first one is double in the length and the first find the resistance of the second wire. I think क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें मिसिंग है, ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सो इसको करेक्ट करके बता देंगे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, ये हम बाद में करेंगे।
क्वेश्चन कैसे लिया था, वो क्वेश्चन ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, डबल बार एक चीज लिखी हुई, ठीक है, इसको स्किप कर लें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन जो मिसप्रिंट है, हमारा क्वेश्चन एक सेकंड रहा है और एक क्वेश्चन नंबर 9 रहा है, ठीक है ना। मैं डिस्कस करूंगा आराम से, आपने चिंता नहीं करना, मैं क्वेश्चन जितने भी दूंगा ना, ये सारे क्वेश्चन आपके पास में नोटबुक में ढंग से क्यों होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। When a potential difference of 20 volt is applied across a resistor, it draws a current of 3 ampere. 3 एम्पियर की करंट है। इफ, अब ये V1 और V2 I में मान लेता हूं। अब आप बोलिए V2 इज इक्वल टू दे रखा है 30 वोल्ट, तो I आपको पूछ रहा है। बेटा पहले तो इस क्वेश्चन का मैं आपको भावार्थ समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है बेटा कि एक वायर है, एक वायर कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर आपने पहले वोल्टेज अप्लाई किया। मैं बना लेता हूं केस फर्स्ट की बात करें तो कंडक्टिंग वायर है, इसके ऊपर आपने वोल्टेज कितना अप्लाई किया, V1 आपने अप्लाई किया 20 वोल्ट, तो आपको करंट कितनी मिल रही है, I1 3 एम्पियर, ठीक है ना। सो आपके इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस बता सकते हैं R। तो इसके आप R1 की बात करेंगे, भाई रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो R होगा, और रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का क्या आएगा, V1 अपॉन R1 V बाय I, V1 अपॉन I1। V1 कितना दे रखा है 20 बाय, तो ये कितना आ जाएगा 6.66 समथिंग, 6.66 ओम। क्लियर। अब दूसरी बार ये कह रहा है केस सेकंड के अंदर ये कह रहा है कि भाई इस बार इन्होंने क्या किया कि वोल्टेज कितना अप्लाई किया इसी कंडक्टर के ऊपर, कोई लेंथ वगैरह के अंदर कोई छेड़खानी नहीं की है इसने। इस बार इसके अंदर कितना वोल्टेज फ्लो करवाया, वोल्टेज कितना इसको दिया 30 वोल्ट का, ठीक है ना। तो आपको पूछा गया कि इसके अंदर करंट कितना फ्लो होगा, ठीक है। अब जब कंडक्टर को उसने चेंज नहीं किया, कंडक्टर की डायमेंशन के अंदर कोई चेंज नहीं किया, मटेरियल के अंदर कोई चेंज नहीं किया है, तो मैंने आपको बोला था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कभी भी वोल्टेज या करंट पे डिपेंड नहीं करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर लेंथ कंडक्टर की चेंज की है तो ही उसका जो आपका रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा, या फिर आपने एरिया चेंज किया, या फिर आपने मटेरियल चेंज किया, या फिर टेम्परेचर चेंज किया, चार चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन चार में से कुछ भी यहाँ पे नहीं, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा ना वो R, वो वही रहेगा जो पहले था। पहले रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। अब इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा V2 बाय I2। आप क्वेश्चन समझे कि नहीं बेटा, ठीक है ना। आपको रेजिस्टेंस जो है वो दोनों कंडक्टर का सेम ही है ना। अब कंडक्टर पे आप कितना ही वोल्टेज अप्लाई करो, वो V बाय I का रेशियो कांस्टेंट रहता है, उसको रेजिस्टेंस को से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको समझाया भी था कि रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी वोल्टेज या करंट पे बिल्कुल नहीं होती, वो सिर्फ एरिया पे, लेंथ पर, रेजिस्टिविटी पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो अब यहां से आप I2 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6.66 इंटू डिवाइड V बाय V कितना है 30 डिवाइड बाय 6.66। अच्छा 6.66 मैं सीधा ये लिख रहा हूं, यही लिख रहा हूं 20 बाय 3 ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो हमको यहां से I2 कितना मिल रहा है, ये आपको मिल जाएगा 9 बाय 2 4.5, ठीक है 4.5 एम्पियर, करेक्ट। तो आप देखिए कि आपने वोल्टेज को चेंज किया ना, तो उसके रेशियो के अंदर करंट बदल गया, उसके रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, समझे कि नहीं। यही मतलब है, आप हमेशा याद रखें, आपको ऐसे कंफ्यूज करेगा ये, ठीक है। बाकी की बातें कल करेंगे। थैंक यू।